नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार हम अलग अलग दिन कृषि से संबंधित अलग अलग महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से हमारी चर्चा। और गुरुवार को खासतौर पर पशुपालन संबंधी विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज 800-11-3061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और गर्मियों में पशुओं के रखरखाव और खरगोश पालन के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान है, जब भी हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम मत रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करेंगे, तो बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल अब जो विशिष्ट मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं, जिनसे हम ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर पुनीता गहलोत। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन विभाग गुरुग्राम में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े सीबी सिंह, जो कि ये प्रधान वैज्ञानिक है पशु चिकित्सा गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इसी के साथ हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे और गर्मियों में पशुपालन जो है, जो पशुपालक कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, किन बान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर पुनीता हमें समझाइए कि जो गर्म है वो क्यों खास इतना महत्वपूर्ण हो जाता है पशुपालकों के लिए, क्यों सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस मौसम में, ख़ासतौर पर पशुपालन के लिए। गर्मी के मौसम में हम सभी जानते हैं कि इसका पशुओं के ग्रोथ पर, प्रोडक्शन पर काफ़ी विपरीत असर पड़ता है जी। इसलिए पशु पालन व्यवसाय में गर्मी के मौसम में कुछ खास सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। और इन सावधानियों में मुख्यतः आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था और जो पशु की ओवरऑल मैनेजमेंट होती है, ये चारों बातें जो मेन बातें हैं, इन पे अगर हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ ही अच्छा दुग्ध उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में आप ये सावधानियां बरतें और इनके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पशुपालन किसान का खेती के साथ साथ अतिरिक्त व्यवसाय है और इससे किसानों को आय भी अच्छी प्राप्त होती है। पशु के खान पान से संबंधित सभी पदार्थ खेती से ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है पशु को संतुलित आहार खिलाने की व उत्पादकता बढ़ाने की। पशु के आहार में प्रोटीन, खनिज लवण, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना भी अति आवश्यक है। तभी पशु से दूध SNF में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में सुधार व उनका उत्पादन जीवन बढ़ता है। साथ ही टीकाकरण से पशुओं को आने वाले समय में बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये पशुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन भी सही प्राप्त होता रहेगा। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर सीबी सिंह का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सीबी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो किसान हैं उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है। दुधारू पशु से लेकर भेड़, बकरी, कुक्कुट पालन करते हैं। खरगोश पालन के बारे में आज हम खासतौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि क्या खासियत है खरगोश पालन की, इसके बारे में हमें यहाँ बताइए। जी, सामान्यतः अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में
जो हमारे किसान भाई हैं वो कृषि और बागवानी पर आधारित रहते हैं और बहुत सारी भौगोलिक जो दुर्गम परिस्थितियां होती हैं या किसानों के पास कृषि जो सीमित जगह होती है तो उससे कम आय मिलती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमारे जो किसान भाई हैं सदियों से पशुपालन के क्षेत्र में भेड़ पालन को अपनाते रहे हैं। आजकल वर्तमान समय में हम देखें तो घटते चारागाह और वन संपदा के कारण भेड़ पालन जो है व्यवसाय कम होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो खरगोश पालन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्वरोजगार वाला व्यवसाय और भेड़ पालन का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों के जो मध्यम और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वो खरगोश पालन के लिए बहुत ही अनुकूल हो सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पर्वतीय क्षेत्रों के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जलवायु खरगोश पालन के लिए एक प्राकृतिक वरदान है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं। खासकर इस व्यवसाय को हम जो है पर्वतीय क्षेत्रों के मध्यम अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं और ये व्यवसाय परिवार के किसी भी बड़े बुजुर्ग बच्चा महिला उस तरह आसानी से इसका जो प्रबंधन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ही आसानी से खरगोश पालन किया जा सकता है और इसका लाभ ले सकते हैं खासतौर पर पर्वतीय इलाके के लोग। और किस तरह से खरगोश पालन करें, किन बातों का ध्यान रखें, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में खरगोश पालन कई वर्षों से होता आ रहा है। कृषि आधारित सह व्यवसाय के अंतर्गत खरगोश पालन का प्रचलन बढ़ा है। किसान इससे अच्छे किस्म का ऊन, मांस और चमड़े की प्राप्ति के लिए पालते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो खरगोश पालन बेहद फायदेमंद होता है। खरगोश पालन बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। ये कम समय और कम लागत में बड़े मुनाफे का व्यवसाय है। किसान खरगोश पालन कर उससे प्राप्त उत्पादों को बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसानों को नस्ल के अनुरूप स्वास्थ्य, ताकत, प्रजनन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रजनन के लिए खरगोश का चुनाव करना चाहिए। इन्हें सरकारी, अनुभवी तथा निबंधित फार्म से खरीदना चाहिए। खरगोश को पिंजड़े में पाला जाता है जो मामूली खर्च में तैयार हो जाता है। खरगोशों को तेज गर्मी और बरसात से बचाने के लिए शेड में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। शेड 4 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए ताकि अन्य पशु जैसे कुत्ता और बिल्ली से भी उनको बचाया जा सके। खरगोश मुख्यतः शाकाहारी पशु है। ये साधारणतः दाना, घास व रसोई घर का बचा हुआ सामान खाता है। एक वयस्क खरगोश दिन में 100 से 120 ग्राम दाना खाता है। इसे हरी घास, खराब फल, बचा हुआ दूध, खाने योग्य खरपतवार आदि दिया जाता है। ब्रॉयलर खरगोश की वृद्धि दर उच्च होती है। वे 4 महीने में 2 किलो के हो जाते हैं और करीब 200 रुपए में बिक जाते हैं। वहीं मादा खरगोश के बच्चे देने की संख्या भी ज्यादा होती है। ये साल भर में 6 बार बच्चे देती है, जिनकी संख्या 6 से 12 होती है। खरगोश पालन करते समय उनमें होने वाले रोगों की भी जानकारी होना और उनके बचाव और उपाय भी जरूरी हैं। खरगोश में आंख आना, छींकना, गर्दन टेढ़ी होना, पिछले पैर में घाव होना, गर्म और ठंडा लगना जैसे रोग होते हैं, जिसका इलाज साधारण दवा से आसानी से किया जा सकता है। जी हाँ, तो खरगोश पालन से जुड़ी हुई ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पुनीता, जैसे कि बातचीत की शुरुआत में ही आपने बताया कि गर्मियों में पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता रहे। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आवास की आती है, यानी कि उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है वो किस तरह की हो, इसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो पशुशाला जो है वो इस तरह की बनी होनी चाहिए जिस पर विपरीत हवाओं का असर ना पड़े। तो इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम और खिड़की दरवाजे उत्तर दक्षिण में होने चाहिए। जी। पशुशाला के आसपास काफ़ी बहुत सारे छायादार वृक्ष होने चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में पशुशाला पर छाया भी बनी रहे और थोड़ा ठंडक रहे। जी। साथ ही
जो पशुशाला है वो ज़मीन से 2 फुट ऊपर उठी हुई ऊंची होनी चाहिए, ताकि बरसात के समय में भी बाहर का पानी अंदर न भरे और पशुशाला की सुबह शाम साफ सफाई में भी, मलमूत्र इत्यादि साफ करने में भी आसानी रहे। जी, जी। साथ ही पशुशाला के अंदर जो है दीवार ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। नीची दीवार होगी तो वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और छत हो सके तो प्लास्टर की होनी चाहिए, पर यदि किसी ने टिन या एस्बेस्टोस इत्यादि की छत बना रखी है तो गर्मी के मौसम में वो छत के ऊपर भूसा पुआल इत्यादि डालकर और उसके ऊपर पानी छिड़क कर उसे ठंडा रख सकते हैं। जी जी। साथ ही पशुशाला में पशुओं के लिए ऊपर फुहारे लगे होने चाहिए, ताकि समय समय पर उन पर पानी का छिड़काव होता रहे और वो ठंडे रहें। और संकर नस्ल की गाय और भैंस, इन्हें जो है ज़्यादा गर्मी लगती है और हाँ, गर्मी के मौसम में कुछ तापमान से ज़्यादा होने के बाद ये इनकी जो है सहन शक्ति, गर्मी को सहने की शक्ति कम हो जाती है। तो इनके पास कूलर की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पंखे ज़रूर लगे हों। और पशुशाला के द्वार पर टाट गीली करके, समय समय पर टाट को गीला करके टांगे, ताकि वो पशुओं को जब पंखे की हवा उसमें से गुजरे तो पशुओं को थोड़ी ठंडी हवा महसूस हो। साथ ही जो बिजली की फिटिंग है पशुशाला में वो इस तरह हो कि प्रॉपर तरीके से की जाए और पशुओं की पहुंच से दूर हो, क्योंकि कई बार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में पशुओं को इनसे करंट इत्यादि लगने का भी खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल, यानी कि जो अत्यधिक तापक्रम होता है गर्मी के समय, उस अत्यधिक तापक्रम से भी बचाना है। उसके साथ ही लू के थपेड़े भी चलते हैं, हमें पता है। तो उन तमाम चीज़ों से पशुओं को बचाना है तो आवास की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। बहरहाल, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, खरगोश पालन जो करना चाहते हैं उन्हें किन किन नस्लों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी नस्लें होती है खरगोश की जो बेहतर होती है खरगोश पालन के लिए? सामान्यतः अगर हम खरगोश पालन को देखें तो एक तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो किसान भाई हैं, इस व्यवसाय को पशुपालन के साथ में सह व्यवसाय के रूप में अपना करके अधिक जो है या अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। दूसरा देखें हम जो कि इस व्यवसाय को हम 2 उद्देश्यों से कर सकते हैं। एक उद्देश्य हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए कि खरगोश पालन मांस उत्पादन के लिए, दूसरा जो व्यवसाय हो सकता है वो खरगोश पालन ऊन उत्पादन के लिए। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खरगोश पालन किया जाता है वो ऊन उत्पादन के उद्देश्य से अच्छा रहता है और मतलब जो लाभकारी हो सकता है। तो ऊन उत्पादन के लिए बहुत सारी नस्लें हमारे कंट्री में जो है बाहर से आयात की गई है, जैसे जर्मन अंगोरा, रशियन अंगोरा, ब्रिटिश अंगोरा, फ्रेंच अंगोरा, इंग्लिश अंगोरा। अब इसमें ऊन उत्पादन और उनकी गुणवत्ता की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें जर्मन अंगोरा नस्ल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उनके रेशे की जो लंबाई 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर से अधिक अगर है तो वो अच्छी मानी जाती है। दूसरा, ऊन में जो गार्ड हेयर का प्रतिशत वो जो कम से कम 2 से 3% तक अगर रहता है तो वो बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है। और दूसरा, ऊन की धागे की बारीकी, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं, तो इसमें 11 या 12 मतलब 11 से 12 मिली माइक्रोन होनी चाहिए। तो अंगोरा ऊन की जो नस्ल की गुणवत्ता है वो इन्हीं मापदंडों के अनुसार रहती है। तो ऊन की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों, उससे जो है जर्मन अंगोरा सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो इसमें 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम प्रति वर्ष प्रति खरगोश जो है हमारे किसान भाइयों को वो उत्पादन मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऊन उत्पादन के लिए जिन नस्लों का चयन करना चाहिए इसके बारे में हमने आपसे जाना। आगे हम जानेंगे आपसे कि अगर मांस प्राप्त करना हो तो फिर किन नस्लों का चयन करना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं तो आइए पहले इनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। मनोज कुमार जी इस वक्त नासिक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मनोज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है ना? जी जी जी। सवाल ऐसा है कि खरगोश पालने के लिए आपके मार्केटिंग आपको मांगता है अच्छे, ऐसा मार्केटिंग कैसा है? मार्केटिंग कैसे करें? हाँ जी जी, ये सवाल है, बाकी कुछ नहीं। अपने को हमको मछली
ठीक है मार्केटिंग। जी विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ, हम जानकारी लेते हैं। जी डॉक्टर सिंह, नासिक से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि खरगोश पालन तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी इन्हें चाहिए। किससे? मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करे। अच्छा, मार्केट। हाँ, जी हाँ, मार्केटिंग। यहाँ जिन क्षेत्रों में जैसे हम ऊन उत्पादन के लिए खरगोश पालन करना है, तो देश के जितने भी जो पहाड़ी प्रदेश है, जैसे अरुणाचल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, दार्जिलिंग है, सिक्किम है, इन सभी में हम जो ऊन उत्पादन के लिए खरगोश पालन कर सकते हैं। और इन राज्यों की जो राज्य सरकारों ने ऊन की मार्केटिंग के लिए उन्होंने अपना अलग से सिस्टम बना रखा है। जैसे उत्तराखंड के उसमें केस में अगर हम देखें तो राज्य सरकार ने जो है करीब 1500-1600 रुपया प्रति केजी जो है ऊन की दरें निर्धारित कर रखी है। वैसे ही दूसरे प्रांतों में भी उसी तरह जो है उनका मार्केट जो है वो हमारे जो खरगोश पालक किसान भाई हैं उनको जो राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा जो उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लुधियाना है, तो अगर राज्य सरकारों में ये या राज्यों में उनको ऊन उत्पादन की दरें कम मिल रही है तो वो अपना उनका मार्केट लुधियाना में वो ले सकते हैं। और लुधियाना में जो है उनका मार्केट इतना अच्छा है कि 2000 रुपए से ऊपर भी उनकी जो प्रति केजी उनकी बिक्री जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल। तो विनोद जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बातचीत का जो सिलसिला है उसे हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में गर्मियों में पशुओं के रखरखाव और खरगोश पालन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं, विशेषज्ञ से राय लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ लेंगे। विद्याचरण शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। विद्याचरण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विद्याचरण जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मेरे 7 महीने की फ्रीजियन गाय है, 7 महीने गाभिन है और ड्राई नहीं हो पा रही है। एक टाइम जो है लगभग 7 लीटर दूध दे रही है। जी, गाय है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? इनकी समस्या क्या है? समस्या खास तौर पे क्या बताना चाह रहे हैं आप? तो जो है ड्राई नहीं हो पा रही है। एक टाइम जो है 7 लीटर दूध दे रही है, उसको 15 दिन से एक टाइम दो रहे हैं हम। 15 दिन में? 15 दिन में दूध दे रही है। 7 महीने की गाभिन है गाय मेरी, उसको हम ड्राई करना चाह रहे हैं, ड्राई नहीं हो पा रही है। एक टाइम दो रहे हैं, फिर भी 7 लीटर लगभग दूध दे रही है। अच्छा, ठीक है। ये कौन सी बार ब्याह रही है आपकी गाय? दूसरी बार। दूसरी बार, ठीक है। तो अधिकतर जो अपनी ये संकर नस्ल की गाय होती हैं, इनका दूध काफ़ी अच्छा, मतलब अधिक मात्रा में ये दूध देते हैं। तो इसके लिए अब आप इसको ड्राई करने के लिए आप इसे धीरे धीरे इसका जो है मिल्क जो आप दूध निकालते हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। और साथ ही जो इसको आप डाइट दे रहे हैं, डाइट में आप जो है कुछ परिवर्तन आप कीजिए। उसमें आप हरा चारा जो है थोड़ा बढ़ा दीजिए।
हरे चारे में जो है 70 से 90% जो है वो नमी है और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहेगी। और अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर एक बार आप जाकर डॉक्टर से चेक करवा लें कि वाकई वो ग्याबिन है भी, या कभी कभी इस तरह पशुपालक को श्योर नहीं होता कि गाय ग्याबिन है, कंफर्म्ड डॉक्टर से एक बार चेक करा लीजिए कि वो ग्याबिन है भी या नहीं। ठीक है, तो विद्याचरण जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और गर्मियों में जहाँ तक पशुओं के देखभाल की बात है तो आहार यानी कि जो चारा प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में किस तरह से जो चारा प्रबंधन है वो पशुपालकों को करना चाहिए डॉक्टर पुनीता? सबसे पहले तो चारा, दाना चारा जो भी आप पशु को दे रहे हैं वो एक संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, नमक इत्यादि दिया जाना चाहिए। मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो जो पशु का वेट है उसका लगभग 2 से 3% जो है उसको दाना चारा दिया जाना चाहिए। और इसमें ड्राई मैटर में जो सूखा और हरा चारा है वो 2/3 और 1/3 उसको कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए। अब ड्राई मैटर में आप, जैसे मैंने अभी बताया, हरा चारा जो है वो 2/3 और 1/3 सूखा तूड़ा आप दीजिए। हरा चारा इस मौसम में सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक तो ये स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, साथ ही इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी होता है। 70 से 90% इसमें पानी है। विटामिन ए में ये भरपूर है, पाचन क्रिया अच्छी करता है पशु की जी। और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है इस समय में हरे चारे की कमी हो, तो ऐसे समय में आप मई के महीने में लोबिया और इस तरह के जो ये फलीदार पौधे हैं, फसलें हैं, उन्हें उगाइए ताकि उनकी फसल आपको इस समय मिल सके जी। साथ ही ऐसे मौसम में एक ज्वार बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ज्वार जो है इस समय पशु को दी, वो ड्रॉट अफेक्टेड ना हो, मतलब वो उस पर गर्मी ना लगी हुई हो, तो या तो उसे 1-2 बरसात हो गई हो उसके बाद पशु को काट कर दें, अन्यथा उसकी 2-3 सिंचाई करने के बाद और कम से कम उसकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर तक की जब तक ना हो जाए वो पशु को ना दें, क्योंकि उससे कई बार ड्रॉट अफेक्टेड जो ज्वार है उससे पशु को HCN पॉइजनिंग हो जाती है जी। साथ ही तो जो आहार की बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी और जानकारी आपसे लेंगे, माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अफरोज खान जी मध्य प्रदेश से, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। अफरोज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप जी? हाँ, मैं बेगमगंज से अफरोज खान बोल रहा हूँ जी। ये कह रहा था कि खरगोश पालन के लिए जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए अफरोज जी, बातचीत में देरी होती है इससे। ठीक है, पूछिए जी। खरगोश पालन के लिए इस समय रखरखाव कैसे किया जाए? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह, अफरोज जी जानना चाहते हैं कि खरगोश का जो रखरखाव है वो इस मौसम में खासतौर पे किस तरह से करें? जी, खरगोश पालन में अगर हम रखरखाव या आवास व्यवस्था देखें तो वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसमें सामान्य रखरखाव में हम 2 तरह की प्रणाली अपना सकते हैं। एक इसमें केज प्रणाली या पिंजरा प्रणाली बोलते हैं, दूसरा जो फर्श पे। लेकिन खरगोश पालन में खासकर जो ऊन वाली जो नस्ल होती है उनमें केज सिस्टम या जिसको हम पिंजरा प्रणाली बोलते हैं वो काफी उपयुक्त होती है। और एक वयस्क खरगोश के लिए जो है 60 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर के साइज का एक पिंजरा हम जो है उसमें उपयुक्त लगा सकते हैं। जैसे दूसरा हम ब्रीडिंग कराते हैं या प्रजनन कराते हैं तो उसके लिए हम केज का साइज जो है 90 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। लेकिन इसमें पूरी आवास व्यवस्था में जो मुख्य चीज जो होती है वो एक तो ये होती है कि आवास व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें बहुत अच्छा जो है हवा का आवागमन या जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन, वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो है, जो पिंजरे हम खरगोशों के लिए उपयोग करें वो पिंजरों की सफाई पर हमारे खरगोश पालक किसान भाई विशेष कर ध्यान देते हैं। और हफ्ते 10 दिन में पिंजरों की जो नीचे की जो जाली होती है जिसको हम फ्लोर नेट बोलते हैं या जिसमें खरगोश रहता है उसकी हफ्ते 10 दिन में निश्चित रूप से उसकी बर्निंग करते रहें। दूसरा, नीचे अगर पक्का फर्श है
तो जो हम सफाई करते हैं, खासकर आजकल जो गर्मी का मौसम है, तो उसमें सफाई करते समय सुबह पक्के फर्श पे ध्यान दें कि फर्श को धोने के बाद हम फिनाइल से उसकी जो है धुलाई करें, और उसमें जो फ्लोर नेट है उसकी हम प्रॉपर सफाई करके उसकी जो है हफ्ते 10 दिन में हम वार्निंग करते रहें। दूसरा, उसमें जो दाने पानी के बर्तन हैं उनकी भी सफाई पर विशेष कर ध्यान दें, और जितनी हम सफाई रखेंगे, खरगोश पालन जो है, जो किसान है या जो हमारे खरगोश पालन किसान भाई है, उनके लिए उतना ही लाभकारी होगा उसमें। अगर कच्चा फर्श है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे किसान भाई कच्चे फर्श पे जो अपने लोकल मटेरियल से पिंजरे बना करके वो जो है खरगोश पालते हैं, तो कच्चे फर्श पे नीचे नमी न हो, और नमी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण न हो, उसमें तो हम चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह सफाई के बाद में। हम बिल्कुल। तो अफरोज जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से रखरखाव करना है खरगोश पालन के दौरान। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं महिपाल जी, जोधपुर राजस्थान से। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। महिपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि पशुओं में वो थैली वगैरह वो ऐसी चीजें बहुत खाते हैं, इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए। अच्छा, तैलीय चीजें अगर खा लेते हैं तो जी बताइए। थैली वगैरह, वो कचरा वगैरह ऐसा खा लेते हैं, कचरा, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, ऐसा है जी। सबसे पहले पशु थैली या कचरा तभी खाएगा जब उसे आहार नहीं मिलेगा, संतुलित आहार। लेकिन कई बार कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे एक पशु में बीमारी होती है, पाइका डिजीज होती है, जो फास्फोरस की कमी से होती है। तो पशु का आहार संतुलित होगा तो वो थैली या कचरा इत्यादि नहीं खाएगा। और इसके लिए यदि पशु ऐसा खा रहा है तो उसको आप पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, और साथ में उसको मिनरल मिक्सचर और सप्लीमेंट्स जो हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी ज़रूर साथ खाने के साथ ये साथ साथ ज़रूर दें। और आहार का ध्यान रखें कि आहार जो है, आहार व्यवस्था जो है वो पशु की बिल्कुल संतुलित हो, उसको हर चीज़ सही मात्रा में मिले। और कुछ पशु जो है, अब पशुपालक जो है पशुओं को खुले में भी छोड़ देते हैं कई बार। तो विचरण, अब गाय जैसे प्राणी विचरण करने वाला प्राणी है, तो गाय इधर उधर घूमते हुए उसको जो भी कचरा या कई बार पशुपालक क्या, इवन नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, वो घर का जो किचन का वेस्ट होता है उसको एक पॉलिथीन में डालकर और सड़क पर या कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के आसपास फेंक देते हैं। और पशु जो है उस सब्जियां और फल इत्यादि के जो छिलके और उनके साथ साथ उस पॉलिथीन को भी खा जाता है, जो कि पशु के लिए बहुत हानिकारक है। और वो पशु के पेट में जो है इंटरसेप्शन कर देता है, जिससे पशु की जो है इन आंतड़ियां में दिक्कत हो जाती है, और कई बार पशु मर भी जाता है। तो ये हमारा प्रबंधन। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सुझाव पर भी आप जरूर अमल करेंगे। डॉक्टर पुनीता, चारा प्रबंधन के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर कुछ और जानकारी आप इसमें जोड़ना चाहेंगी, किन बातों का ध्यान रखें जब चारा प्रबंधन करें? हाँ जी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में पशु को दिया जाना वाला दाना जो है वो पीसकर और भिगो कर दें। भिगो कर देने के बाद वो उसका जो है वो और स्वादिष्ट और आसानी से पचने योग्य हो जाता है। जी। साथ ही जो पशु को दी जाने वाली खल है उसका भंडारण इस तरह करें कि जहाँ भी वो स्टोर है वो स्टोर की साफ सफाई नियमित रखें, और वेंटिलेशन जो है, हवा का आवागमन ऐसे कमरों में भी बिल्कुल निरंतर बना रहना चाहिए, और कहीं भी सीलन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। सीलन में अगर ये खल इत्यादि रखी होगी तो उससे एफ्लाटॉक्सिन्स यानी एक फंगस डेवलप हो जाती है, जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही यदि प्रोटीन, तमाम बातों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर पुनीता, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे और इसके बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। दूध वाला भी आप मौका लगा के पूछना हो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें हम गर्मियों में पशुओं की देखभाल के बारे में और खरगोश पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। साथ ही इस बीच अगर आप भी कॉल करना चाहे तो आप कॉल करके अपने सवाल जो इस विषय से जुड़े हुए हों वो पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं संतोष जी उत्तर प्रदेश से। आइए उनका जो प्रश्न है उसे शामिल करते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? संतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मैडम, सुन पा रहे हैं। जी जी, पूछिए सवाल। मैडम, हम अभी किसान चैनल देख रहे थे, उसमें खरगोश पालन के लिए बता रहे हैं। जी जी, तो उसमें कैसे किया जाएगा मैडम? जी, मतलब व्यावसायिक तौर पर आप कैसे शुरू कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं? हाँ, क्या उद्यान विभाग से या सरकार की तरफ से कोई इसमें सहयोग मिलेगा या कैसे होगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह, संतोष जी जानना चाहते हैं कि खरगोश पालन शुरू करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद भी की जाती है, तो कैसे वो शुरू करें, जानना चाहते हैं। पालन वैसे तो एक ऐसा व्यवसाय है कि इसको हम पशुपालन के दूसरे संसाधनों के साथ एक छोटे व्यवसाय के रूप में या व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। और इसमें इकाई का साइज जो है सामान्यतः 1+4, जैसे एक हम नर खरगोश रखें और उसमें 4 मादा खरगोश रखें, तो बहुत छोटी इकाई से इस व्यवसाय को हम शुरू करें। और इसमें मल्टीप्लिकेशन रेट जो है, बच्चे पैदा होने की जो क्षमता है वो बहुत फास्ट होती है। विदिन 6 मंथ जो है उनकी संख्या जो है नियर अबाउट वो 50 के आसपास पहुंच सकती है। तो बहुत कम पूंजी लगा करके हमारे जो किसान भाई है इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लागत इसमें कितनी आएगी अगर शुरू करना चाहे तो? इसको कम से कम हम 5 और 10 हजार रुपए लगा करके इस व्यवसाय को आराम से शुरू कर सकते हैं, जिसमें खरगोशों की कीमत है और उनका आवास व्यवस्था या पिंजरे वो सभी उसमें आ जाते हैं उसमें। अच्छा। दूसरा, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम की तरफ से बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं कि उन परियोजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जो उसमें छूट मिल सकती है, लगभग 50% तक जो है। और उसके लिए जो जिला स्तर पर जो है, जिसमें जिला विकास अधिकारी या ब्लॉक स्तर पर हम जो खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उन परियोजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। इसके साथ ही नस्लों की बात हम कर रहे थे डॉक्टर सिंह, जिसमें आपसे जानना चाहूंगी कि जो मांस के लिए जो नस्लें हैं खरगोश की, वो कौन सी बेहतर नस्लें होती हैं? हाँ,
अगर किसान भाई हमारे इस व्यवसाय को मांस उत्पादन के उद्देश्य से करना चाहते हैं तो मांस उत्पादन के लिए बहुत सारी नस्लें हैं और उनमें जैसे हम देखें ग्रे जॉइंट, ब्लैक जॉइंट, चिंचिला, सोवियत चिंचिला और रेक्स, ये इस तरह की बहुत सारी नस्लें हैं। इनमें न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचिला, ग्रे जॉइंट बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है और इनका जो मैक्सिमम बॉडी वेट जो है वो 4.5 से 5 किलो तक जो है वो हो जाता है उसमें। जो दूसरी बात आती है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई इसमें बीच में ये भी जानना चाहते हैं कि इन नस्लों के मुख्य जो है या जन्मलाभ सोर्स, इन नस्लों की उपलब्धता जो है हमारे किसान भाइयों को कहाँ से हो। तो नस्लों की उपलब्धता जैसे खासकर जो है ये मांस वाली नस्ल है तो इनका जो है हमारी केंद्र सरकार का संस्थान है, इसमें शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबकानगर, ये जयपुर के पास में स्थित है, केंद्र सरकार का है। तो जितनी भी जो मांस वाली नस्ल है वो हमारे किसान भाई वहां से जो है उनका जो है प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ रहा है आपको। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मोहन जी, पूछिए अपना सवाल। मोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, ये हम ये पूछना चाहते हैं जी कि पशुपालन के लिए जी तो पशुपालन के लिए मोहन जी अपना वाक्य पूरा करें और टीवी में आवाज न सुने, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। मोहन जी, लगता है आप जो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है और इसकी वजह से आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। बातचीत को बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर पुनीता, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आवास और आहार व्यवस्था के बारे में हमने यहाँ पे बहुत ही विस्तार से चर्चा की है, लेकिन खास तौर पे किस तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो है वो इस गर्मी के मौसम में हो सकती है पशुओं को, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जैसे कि लू चलती है, तो क्या अगर पशुओं को लू लग जाए तो हम कैसे पहचानें कि पशु को लू लग गया है, उसके लक्षण क्या होंगे, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। ज़्यादातर जब प्लेन्स में 40 डिग्री से ऊपर और पहाड़ों में 30 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाता है तो उसको हीट वेव अमूमन कहा जाता है जी। और ऐसे समय में पशुओं को अगर लू लग जाए तो उसमें जो प्रमुख लक्षण होंगे, सबसे पहले तो पशु चारा खाना, दाना चारा खाना बंद कर देता है, साथ ही उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको तेज बुखार महसूस करता है, काफ़ी बेचैनी में आ जाता है, उसकी आँख और जो नाक वगैरह लाल हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा गर्मी लगने से नकसीर और नाक से जैसे खून भी आने लगता है और कई बार पशु के मुंह से आप देखेंगे कि मुंह में झाग आ रहे हैं और पशु का जो श्वास है, श्वास की गति जो है वो धीमी होती जाती है। अच्छा। और हृदय की धड़कन बढ़ती जाती है। साथ ही श्वास की गति ज़्यादा कम होने के बाद पशु जो है मूर्छित होकर गिर जाता है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। कुछ पशुओं में गर्मी की वजह से दस्त भी लग जाते हैं। अच्छा। तो ये सब लक्षण यदि हैं तो इसका संकेत यह है कि आपके पशु को लू लग गई है और उसको उपचार की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार है? सबसे पहले तो लू ना लगे उसके लिए हम कुछ बातें कर चुके हैं। दूसरा उसमें ये है, जैसे मान लीजिए अब पशु को लू लगी गई है तो सबसे पहले पशु को आप ठंडे स्थान पर रखें और उसके ऊपर ठंडी माथे पर बर्फ़ की ठंडी पट्टी लगाएं। अच्छा। अगर नाक से खून बह रहा है तो बर्फ़ की सिकाई करें। साथ ही पशु को एक हवादार कमरे में रखें जहाँ से वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो और थोड़ी जगह में ज़्यादा पशुओं को ठूस कर ना रखें, क्योंकि पशुओं द्वारा कुछ गैसेस भी एमिट की जाती हैं और वो जो गैसेस हैं अमोनिया इत्यादि, उनकी वजह से भी जो है वातावरण जो है वहाँ पर दूषित भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है। जी। साथ ही अपने पशु को आप आहार में ध्यान दें कि पानी जो है हमेशा पर्याप्त हो, स्वच्छ पानी हो, ताज़ा पानी उपलब्ध हो और टंकी का रुका हुआ जो दिन में पानी गर्म हुआ पानी वो बिल्कुल ना दें। और पशु को इसके साथ साथ पानी में थोड़ा नमक, आटा और थोड़ा गुड़ मिलाकर बीच बीच में देते रहें। सुबह के टाइम
जब ज़्यादा थोड़ा सा तापमान कम होता है और रात के समय जो है पशु को दाना चारा दें, पानी दें। पानी तो 24 घंटे, हाँ जी। और यदि लू लगी गई है तो फिर उस पशु को क्या करें ये इलेक्ट्रोलाइट्स जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। एक ही त्यागी जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी मैम। जी त्यागी जी हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी खरगोश पालन की। जी जी। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे खरगोश पालन के बारे में आपने बात की है, ठीक है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मार्केट में इसका क्या, किस तरह से हम इसको मतलब आगे मतलब जैसे मार्केट में क्या इसका रोल है सर? जी ठीक है। डॉक्टर सिंह, त्यागी जी जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि कम लागत में इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जब बेचना हो तो मार्केट में क्या करें, किस तरह से जो है बाजार कैसा उपलब्ध रहता है खरगोश के लिए, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं। खासकर जो मांस वाली नस्लें हैं उसके क्षेत्र में मार्केट का सर्वे हमारे जो किसान भाई या जो खरगोश पालक हैं उनको खुद ही व्यवसाय शुरू करने से पहले निश्चित करना होगा। जैसे खासकर हम मुर्गी पालन के क्षेत्र में देखते हैं तो व्यवसाय हमें पहले निर्धारित करना पड़ता है। तो खरगोश पालन का मांस वैसे अगर हम देखें तो सफेद मांस की कैटेगरी में आता है। इसमें प्रोटीन परसेंट बहुत ज्यादा और फैट परसेंट कम, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम उसमें जो है। तो हृदय रोगियों के लिए भी इसको मांस को हम जो उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन मार्केट का सर्वे करके हमें जो है ये अपना बाजार जो है निर्धारित करना चाहिए। और ऊन वाले उसमें अगर हम देखें तो ऊन वाले के मार्केट की कोई समस्या नहीं है। ऊन की गुणवत्ता के आधार पर पंजाब में लुधियाना जो है इतनी बड़ी ओसवाल इंडस्ट्री और दूसरी है कि वो 2000 या 2500 रुपए पर केजी जो है वो खरगोश की ऊन जो है, कच्ची ऊन जो है वो खरीद सकते हैं उसमें। राज्य सरकारों ने भी जो है आजकल जो है ऊन की दरें जो है बहुत अच्छी कर दी है। तो किसान भाई पशुपालन विभाग को भी जो है वो अपनी ऊन जो है वो बेच सकते हैं उसमें। तो खासकर जो है जो ऊन वाला जो व्यवसाय है उसमें मार्केट की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मांस उत्पादन के उद्देश्य से खरगोश पालन कर रहे हैं किसान भाई तो उनको मार्केट का सर्वे पहले कर लेना चाहिए कि इसका मार्केट हमें किन किन शहरों में या बहुत सारे जैसे 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स जहाँ उसकी उपलब्धता या मांग हो उसके हिसाब से वो व्यवसाय करना। बिल्कुल। चलिए, तो मुझे उम्मीद है त्यागी जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए अब इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय चौहान जी मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। अजय जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे भैंस है तो उसको जैसे बारीक बारीक खून चूसने वाली जो जुएं रहती है ना कानों पे हो जाती है गले में। जी 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 ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बारीक बारीक जो धुएं रहती है खून चूसती है। परजीवी कीटों के बारे में शायद बात कर रहे हैं जी। तो कैसे बचाएं, इससे क्या करें? परजीवी हैं जिसे एक्टोपैरासाइट भी कहते हैं। ये जो है इसके लिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में दवाई मार्केट में दवाई मिलती है अलग अलग नाम से, उसे आप उसका कुछ पोर्शन जो है 2 ढक्कन 1 बाल्टी पानी में डालकर अपने पशु को उस दवाई से नहलाइएगा। साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये दवाई जो है ये एक तरह का जहर है, तो छोटे बछड़े बछड़ियों से ये दूर रहे और पशु इसको जितनी देर आपने नहलाया है या पोंछा गीला करके उससे कपड़े से साफ किया है उस दवाई से, तो पशु इस दवाई को चाटे ना। दूसरा, इसके लिए इंजेक्शंस भी आते हैं, जो इंजेक्शन बाह्य कीड़े और पेट के आंतरिक कीड़े दोनों कीड़ों के लिए जो है आपके पशु का बचाव कर देते हैं। तो आप नज़दीकी पशु अस्पताल में जाकर डॉक्टर से वो इंजेक्शन लगवाइए। और साथ ही जहाँ पशु बैठता है, पशुशाला में पशु की ठाण इत्यादि में इस दवाई का स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो कीड़े हैं बाह्य की परजीवी हैं, इनके जो अंडे हैं वो पशुशाला में रह जाते हैं और कच्ची जो ईंट की दीवार होती है, दीवारों के बीच में भी ये इनके अंडे पनपते रहते हैं। तो वहाँ रेगुलर आप स्प्रे कीजिए। हर 15 दिन में जो है आप साफ सफाई और कोशिश कीजिए, चूना लगाते रहिए। चूने से भी काफ़ी तरह के वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शन भी पशु में नहीं लगते। तो अजय जी को यानी कि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही डॉक्टर पुनीता, जैसे कि हम बात कर रहे थे गर्मी के इस मौसम में अगर पशु को लू लग जाए या दस्त हो जाए, बेहतर तो यही है कि बचाव के जो उपाय है उन्हें अपनाएं। लेकिन अगर लक्षण दिखाई दे जाए कि पशु इससे ग्रसित है तो उपचार के लिए क्या करें? उपचार के लिए आपको तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल में संपर्क करना पड़ेगा और पशु को डिहाइड्रेशन से बचाना पड़ेगा। जी। और लू में सबसे मेन डिहाइड्रेशन का ही लक्षण होता है, तो तुरंत पशु अस्पताल में संपर्क करके अपने डॉक्टर से पशु को ड्रिप वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दिलवाएं, ताकि उसके शरीर में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो। और बुखार है या कोई और दस्त वगैरह है तो उसकी दवाई डॉक्टर जो है तुरंत उसको दे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सिंह, अब आपसे जानना चाहेंगे, हम खरगोश पालन जो कर रहे हैं उन्हें खरगोशों के आहार का ध्यान किस तरह से रखना है? लागत का एक हिस्सा यहाँ भी खर्च होता है, तो क्या आहार पर किस तरह का लागत आता है और क्या आहार देना चाहिए, इसके बारे में हमें बताएं। जी, वैसे खरगोश पालन या पशुपालन की और दूसरी किसी भी इकाई को हम अपनाते हैं तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि उसमें 3-4 ही पहलू ऐसे प्रमुख पहलू हैं, जैसे उत्तम नस्ल जी, उत्तम आवास व्यवस्था जी, और तीसरा एक प्रमुख पहलू होता है वो आहार प्रबंधन। बिल्कुल। तो आहार प्रबंधन को जब हम देखते हैं तो आहार प्रबंधन एक ऐसा प्रमुख पहलू है कि वो पूरे खर्चे का या पूरी लागत का 70 से 75% खर्चा जो अकेले आहार पे आता है। तो इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि आहार वास्तव में एक प्रमुख पहलू है और हमारे किसान भाइयों को आहार प्रबंधन बहुत अच्छे उससे करना चाहिए। सामान्यतः अगर हम देखें कि खरगोश पालन लघु स्तर पर करना है, किसान अगर छोटे स्तर पर करना है तो इस व्यवसाय को हम जैसे हमारा जूठन या जैसे गाजर की पत्ती या मटर के छिलके या बहुत सारी घासों की पत्तियां या सारे वाले वृक्षों की पत्तियां, उस पर हम आराम से खरगोशों को पाल सकते हैं। लेकिन बात आती है कि खरगोश पालन को व्यवसाय के दृष्टिकोण से अपनाएं, तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से अपनाने के लिए आवश्यक हो जाता है खरगोश पालकों के लिए कि उस व्यवसाय को या खरगोश पालकों को संतुलित आहार पर पाला जाए। जी, और संतुलित आहार सामान्यतः इसका जो है एक पैलेटेड फॉर्म में जो है वो आता है, उसमें 18 से 20% जो प्रोटीन और 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा और
12 से 18% लगभग जो है इसमें फ्रूट फाइबर या रेशे का भाग जो है वो होना चाहिए। जी। दूसरा, प्रतिदिन जो है खरगोश के उसमें जो आहार ग्रहण क्षमता होती है वो 125 से लेकर के 150 ग्राम एक खरगोश एक दिन में आहार खाता है। इस आहार की लागत को कम करने के लिए हमारे किसान भाई जो है इसमें ये कर सकते हैं कि एक समय हम कंसंट्रेट फीड दें जो पैलेट फॉर्म में है, और एक समय हम इसमें कोई न कोई हरा चारा जो है वो जरूर दें। उसमें हरा चारा 250 डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं हमें, और हमें उम्मीद है कि जो भी किसान साथी हमारे खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र के ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो जरूर प्रेरणा लेंगे और खरगोश पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। इसके साथ ही बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुनीता, मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि कोरोना संक्रमण के काल को देखते हुए जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए पशुपालक हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे सावधानी बरतने के लिए? कोविड-19 के चलते सबसे पहले तो आप जो भी दुग्ध उत्पादन का काम कर रहे हैं वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक अपनाएं, जिसमें आप बहुत ही साफ सफाई से सिर पर कपड़ा बांधकर अपने हाथों के नाखून कटे हुए और अच्छे से हाथ धोकर जो है पशु की होड़ी को धोकर दूध निकालें। दूध निकालते ही तुरंत उसे साफ कपड़े या छलनी से छान लें और ठंडी जगह पर रख दें, और यदि उसका इस्तेमाल किया जाना है घर के लिए तो तुरंत उसे उबाल लें। पैकेजिंग करते हैं तो उसे टेट्रा पैक या बॉटल्स में अच्छी तरह पूरी हाइजीन मेंटेन करते हुए पैक करें। अब जो आप दूध बेचने जाते हैं, खासतौर पे जो दूधिए हैं या मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने पीने का पानी अपने साथ रखें, सैनिटाइजर की बोतल साथ रखें, साथ में जो दूध निकालने के लिए जो नापने के लिए जो लेडल होता है वो लंबी डंडी वाला लेडल यूज करें, ताकि आपका हाथ जो है उस डोलू के साथ दूध के अंदर ना जाए। तो ये तमाम सावधानियां जो हैं ये बरतनी इस वक्त बहुत जरूरी है, इस जो मौके की नजाकत को देखते हुए। आपने बहुत ही अहम और बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीता। थैंक यू, नमस्कार। तो इसी के साथ आज आपने बहुत ही विस्तार से जाना कि गर्मियों में किस तरह से पशुओं की देखभाल करें और खरगोश पालन आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है और किस तरह से बहुत ही कम लागत में आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय है ज्वार व बाजरे की खेती और इसके साथ ही खरीफ फसलों की खेती। अगर कृषि से संबंधित अपने सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हेलो किसान कार्यक्रम के फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान की कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवाल दर्ज करा दें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।